कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। क्या बात है, आप लोगों के कमेंट आने कम हो गए हैं और आप लोगों ने लाइक करने भी कम कर दिए हैं। और सच मानिए इस समय बहुत ज़्यादा व्यस्तता चल रही है, नहीं तो मैं बोनस पार्ट ज़रूर लाती। जैसे ही समय मिलता है मैं बोनस पार्ट लाने की कोशिश करती हूँ। तब तक आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्वेता जी के जाने के बाद प्रांस पर्दे से बाहर आया और गुस्से से पंखुड़ी की तरफ देखने लगा। पंखुड़ी झट से बोली, प्लीज़ आप मम्मा की बातों का बुरा। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रांस तुरंत वहाँ से विंडो की तरफ बढ़ गया और अगले ही पल वहाँ से कूदते हुए बाहर की तरफ चला गया। पंखुड़ी बस उसे जाते हुए देखती रह गई। वो जल्दी से उसके पीछे आई, लेकिन जब तक वो उससे कुछ कहती या उसे रोकने की कोशिश करती तब तक तो प्रांस वहाँ से जा चुका था। पंखुड़ी का दिल अब एक बार फिर से टूट गया। उसने बिस्तर की तरफ देखा जहाँ अभी 5 मिनट पहले ही वो और प्रांस थे, और अब उसका मन एक बार फिर मायूस हो गया था। वहीं प्रांस वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठा और उसके कानों में श्वेता जी की कही हुई बातें गूंजने लगी। वो गुस्से से बोला, गलती तो मेरी है जो मैं वहाँ गया, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। हाउ स्टूपिड आई एम। जब एक बार मैंने सोच लिया था कि मुझे पंखुड़ी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो क्या ज़रूरत थी मुझे वहाँ पर जाने की। एक बार गलती हो गई मुझसे, अब दोबारा वो गलती नहीं करूँगा। अब तो बेशक से कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। ये बोलते हुए उसने अपने जबड़े कस लिए थे और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा रफ ड्राइविंग कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी का मन नहीं था अब कहीं भी जाने का, इसलिए वो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली। श्वेता जी नीचे उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जब पंखुड़ी नीचे नहीं आई तो वो खुद से दोबारा पंखुड़ी के रूम में आई। लेकिन अभी पंखुड़ी ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। श्वेता जी ने उससे पूछा कि ऐसे अचानक से क्या हुआ। अभी तो वो खाना खाने के लिए मान गई थी, लेकिन पंखुड़ी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। हार कर श्वेता जी वहाँ से चली गई और अब उन्हें प्रांस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। प्रांस जो हद से ज़्यादा गुस्से में था, वो अब घर जाने की बजाय सीधा क्लब चला गया। उसे खुद को शांत करना था। श्वेता जी के जाने के बाद पंखुड़ी बिस्तर पर लेटी वहाँ पर अपना हाथ चला रही थी जहाँ पर पहले प्रांस बैठा था। उसे बार बार वो पल याद आ रहा था जब प्रांस उसके करीब आया और उसने बड़े ही प्यार से उसे किस किया। पहले उसे लगता था कि पार्टी में उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ था वो ख्वाब था, लेकिन वो ख्वाब नहीं था। सच में उन दोनों के बीच किस हुई थी और ये बात आज पूरी तरह से प्रूफ हो गई थी। वो रोते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आता आप चाहते क्या हैं। पास भी आते हैं और मुझे पास आने भी नहीं देते। आपने खुद कहा था ना कि मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊं, तो मैं आ गई। तो फिर आप अब क्यों आए थे मेरे पास? और अगर आए थे तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, मम्मा ने कहा जो भी कहा तो आप गुस्सा कर लेते, लेकिन आपने तो मेरी बात तक नहीं सुनी। ये बोलते हुए वो सुबक रही थी। प्रांस के जाने के बाद ना जाने कितना ही वक्त तक पंखुड़ी खुद से ही बातें करती रही। वो प्रांस के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी, लेकिन ना चाहकर भी उसके जहन में बार बार प्रांस का ही ख्याल आ रहा था। और कब प्रांस के बारे में बातें करते करते वो सो गई उसे पता ही नहीं चला, लेकिन कोई और था जिसका चैन इस वक्त गायब था। प्रांस फिलहाल बार काउंटर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था और शराब के गिलास में उसे पंखुड़ी का चेहरा नजर आ रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, यू नो वाट, तुम एक नंबर की झूठी हो। बात बात पर तुम यही कहती हो कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। बड़े दावे किया करती थी तुम कि तुम मेरी पत्नी हो तो हमेशा मेरे साथ ही रहोगी, लेकिन अब क्या हुआ। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा और तुम चली गई, और ऊपर से तुम्हारी मम्मी। ये बोलते हुए अब उसने गुस्से से मुंह बनाया। आसपास खड़े लोग प्रांस की तरफ देख रहे थे और उसे यूं शराब से बातें करते हुए देख हर कोई हैरान था। तभी एक लड़की उसके पास आई और बोली, हेलो। वो लड़की कोई और नहीं, निशा थी। जिस दिन से उसके पति ने उसे छोड़ा था उस दिन से ही यहाँ पर आना उसका रोज का काम था। प्रांस को यूं अकेले में बातें करते हुए देखकर वो कब से हंस रही थी, और अब वो प्रांस के पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, मुझे लगता है तुम काफ़ी स्ट्रेस में हो। वैसे तो हम दोनों के बीच जो हुआ वो मैं भूल नहीं सकती,
लेकिन अगर तुम चाहो तो हम कुछ ऐसी ही यादें बना सकते हैं जिससे वो सारी बातें मैं भूल जाऊं। ये बोलते हुए वो लगभग से प्रांस पर झुक चुकी थी और प्रांस गुस्से से उसे घूर रहा था। भले ही वो नशे में था, लेकिन उसे इतना सेंस था कि उसे निशा से दूर रहना है। अगले ही पल उसने निशा का हाथ अपने कंधे से हटाया और बोला, यू ब्लडी बीच, जस्ट लीव मी, डोंट यू डेयर टू टच मी। उसकी बात सुनकर निशा तिरछा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन अभी तक एटीट्यूड नहीं गया तुम्हारा। और अगर ये एटीट्यूड ऐसा ही रहा ना तो बाकी सब भी तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तो सिर्फ तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर गई है, बहुत जल्दी तुम्हारा उससे डिवोर्स भी हो जाएगा और फिर तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से कोई लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगी। पर तुम्हारी बीवी का क्या है, उसे तो बहुत से मिल जाएंगे। ये बोलते हुए वो तिरछी नज़रों से प्रांस को देख रही थी और प्रांस के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए दांत पीस कर बोला, अपनी बकवास अपने पास रखो। मेरी रोज पीटल को कोई नहीं मिलेगा और वो ना ही मुझे डिवोर्स देगी। मेरी रोज पीटल सिर्फ और सिर्फ मेरी है। ये बोलते हुए वो अब अपनी जगह से खड़ा हुआ। निशा तुरंत बोली, ये जो गुरूर है ना तुम्हारा, वो एक दिन बहुत जल्दी टूटेगा। जिस तरह से तुम सबकी इंसल्ट करते हो ना प्रांस राणा, देखना एक दिन तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर सिर्फ अपने मायके नहीं बल्कि बहुत दूर चली जाएगी। जस्ट मार्क माई वर्ड्स। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर अब और भी ज़्यादा गुस्सा था और अचानक ही प्रांस ने साइड में रखा हुआ शराब का गिलास उठाया और सीधा निशा के मुंह पर फेंक दिया। निशा एकदम हैरान रह गई। प्रांस गुस्से से बोला, इससे पहले कि तुम्हारे जिस चेहरे पर मैंने शराब फेंकी है, अब मैं वहाँ अपनी उंगलियों के निशान बनाऊँ? दफ़ा हो जाऊँ मेरी नज़रों से, सामने से। उसकी बात पर निशा ने गुस्से से जबड़े कस लिए। प्रांस भी उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नज़रें ही नज़रों में वो उसे खा जाएगा। निशा भी बेशर्मी की हद पार करते हुए तिरछा मुस्कुराई और बोली, मेरी बातों से मिर्ची तो लगी है तुम्हें, लेकिन असली आग तो तब लगेगी जब मेरी बातें तुम्हारी बीवी सच करेगी और मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ये बोलकर निशा तुरंत वहाँ से चली गई। सब लोगों की नज़रें प्रांस और निशा पर ही थी, तो उन दोनों के बारे में बहुत बातें बन रही थी। निशा गुस्से में एकदम फट रही थी। वहीं प्रांस ने अब काउंटर पर रखे हुए खाली गिलास की तरफ देखा और हैरानी से बोला, मेरी रोज पीटल कहाँ गई? अभी तो वो यहीं पर थी। ये बोलते हुए वो पंखुड़ी को इधर उधर ढूंढ रहा था। पहले शराब के गिलास में उसे पंखुड़ी का चेहरा नज़र आ रहा था, लेकिन अब वो चेहरा उसे नज़र आना बंद हो गया था, क्योंकि वो शराब तो सारी उसने निशा के मुंह पर गिरा दी थी। तभी बार काउंटर पर खड़े लड़के ने अपने हाथों में पकड़ी हुई शराब की बोतल काउंटर पर रखी। वो प्रांस से पूछना चाहता था कि वो उसके लिए एक और ड्रिंक बनाए या ना बनाए, लेकिन प्रांस ने जब उस बोतल को देखा तो अचानक ही उसे उस बोतल में पंखुड़ी की मम्मी मतलब श्वेता जी का चेहरा नज़र आने लगा। वो तुरंत बोला, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मुझे मेरी रोज पीटल से बात करनी है। आप यहाँ पर क्यों आई हैं? आप जाइए यहाँ से। आई बड़ी मेरा एटीट्यूड कम करने वाली। प्रांस राणा का एटीट्यूड, प्रांस राणा क्या है, उसे कोई कम नहीं कर सकता। ये बोलते हुए अब वो अपनी जगह से वापस खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ बाहर की तरफ जाने लगा। तभी उसकी नज़र दरवाजे के पास खड़े एक कपल पर गई जो आपस में लगे हुए थे। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। प्रांस उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, मेरी रोज पीटल तो मेरे पास है ही नहीं, अब मैं किसे किस करूं? मुझे भी किस करना है। मुझे किस करने के लिए मेरी रोज पीटल चाहिए, पर मेरी रोज पीटल तो अपने मायके जाकर बैठ गई है। अब मैं भी अपने ससुराल जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी रोज पीटल को किस करना है, मेरी ब्यूटीफुल सी रोज पीटल। ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। लेकिन उसकी गाड़ी राणा मेंशन नहीं बल्कि एक बार फिर से ग्रोवर मेंशन की तरफ बढ़ चुकी थी। कुछ देर बाद ग्रोवर मेंशन प्रांस की गाड़ी मेंशन के बाहर आकर रुकी, लेकिन अब उसने कोई हुड्डी नहीं पहनी और ना ही अपने चेहरे पर कोई मास्क लगाया था। वो सीधा अंदर की तरफ आया। बाहर दरवाजे पर बैठे गार्ड्स गहरी नींद में थे, इसलिए उन्हें प्रांस के अंदर आने का कोई पता ही नहीं चला। प्रांस अंदर की तरफ आया और आकर सीधा बैकयार्ड एरिया की तरफ बढ़ गया, जहाँ से पंखुड़ी के रूम का रास्ता जाता था।
वो इस वक्त बहुत ज़्यादा नशे में था। उसने ऑलरेडी ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर रखी थी और अब उस शराब का नशा उस पर और भी ज़्यादा चढ़ चुका था। जब वो सीढ़ियों के पास आया तो उसे ऐसा लगा जैसे वो सीढ़ियाँ हिल रही है। वो कुछ पल यूं ही अपनी जगह पर खड़ा सीढ़ियाँ ठीक होने का इंतज़ार करते रहा, लेकिन जब सीढ़ियाँ हिलना बंद नहीं हुई तो वो अब उनके बिल्कुल करीब हुआ और उस पर हाथ रख कर बोला, तुम ये नागिन डांस क्या कर रही हो? चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी नहीं हो सकती क्या? मुझे तुम पर चढ़ना है। तुम पर चढ़कर मुझे अपनी हॉस्पिटल के पास जाना है। उसके यूं पकड़ने से वो सीढ़ियां हिलना बंद हो चुकी थी, ऐसा प्रांस को लग रहा था। लेकिन वो सीढ़ियां तो हिल ही नहीं रही थी क्योंकि वो तो अपनी जगह पर ही थी। ये तो वो प्रांस था जिसने नशा किया हुआ था और नशे में अब उसे हर चीज़ घूमती हुई हिलती हुई नजर आ रही थी। जैसे ही उसने उन सीढ़ियों पर से अपना हाथ हटाया वो सीढ़ियाँ एक बार फिर से हिलने लगी। प्रांस गुस्से में बोला, मेरी हॉस्पिटल की मम्मी को मैं अड़ियल घोड़ा लगता हूँ, लेकिन उन्हें अपनी ये सीढ़ियाँ नज़र नहीं आती क्या? पर पता नहीं उन्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। ये बोलते हुए उसने मुंह बनाया और फिर वापस सीढ़ियों को पकड़कर बोला, अब अगर तुम अपनी जगह से हिली तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने कहा सीढ़ियों ने एक बार फिर से हिलना बंद कर दिया क्योंकि प्रांस उन्हें पकड़कर खड़ा था। तो अब सीढ़ियाँ उसे हिलती हुई लग ही नहीं रही थी। प्रांस ने अब सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। वो सीढ़ियाँ चढ़कर जैसे ही ऊपर की तरफ आया उसे अब पंखुड़ी के रूम की विंडो हिलती हुई नजर आई। वो गुस्से से बोला, ये जो मिसेस ग्रोवर है ना, एक बार अभी मेरे सामने आए। इन्हें तो मैं बताऊंगा कि अड़ियल घोड़ा क्या होता है। इन्हें मेरे बारे में तो सब कुछ पता है, लेकिन अपना ये हिलता हुआ ग्रोवर मेंशन ही उन्हें दिखाई नहीं देता। और फिर अंदर की तरफ आया। अंदर आते ही उसकी नज़र बिस्तर पर गई। वो मुस्कुराया और बोला, मेरी रोज पीटल, तुम मुझसे नाराज़ हो? मुझसे नाराज़ होकर तुम यहाँ आ गई, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी नाराज़गी दूर कर दूंगा। बहुत प्यार करूंगा मैं तुम्हें। ये बोलकर वो विंडो से कूदकर अंदर की तरफ आया और फिर आकर बिस्तर पर अपने बैठने की जगह ढूंढने लगा। लेकिन फिर अचानक ही वो नीचे ज़मीन पर बैठ गया और उसने पंखुड़ी का हाथ पकड़ लिया। वहीं जैसे ही उसने पंखुड़ी का हाथ पकड़ा पंखुड़ी की नींद खुल गई। वो हैरानी से फ्रांस की तरफ देखने लगी। वहीं फ्रांस तुरंत बोला, कुछ कुछ मत बोलना रोज पीटल, वरना तुम्हारी मॉम को मेरी और तुम्हारी आवाज़ चली जाएगी और फिर वो एक बार फिर से यहाँ आएंगी हम दोनों को डिस्टर्ब करने। उन्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वो फिर से मुझे सुनाएंगी, पहले उन्होंने मुझे अड़ियल घोड़ा कहा, अब पता नहीं मुझे कौन सा घोड़ा बनाएंगे। इसलिए तुम चुप रहना रोज पीटल। ये बोलते हुए वो उसके चेहरे के बिल्कुल करीब हो गया। वहीं पंखुड़ी अभी भी अपनी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। फ्रांस मुंह बनाकर बोला, तुम्हें पता है मैं तुमसे नाराज़ हूँ। मेरा तुमसे नाराज़ होना बनता भी है। तुम बोलती थी कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, लेकिन मैंने तुम्हें कहा तो तुम तुरंत यहाँ आ गई। ये कोई बात होती है क्या भला? तुम जानती हो ना मुझे, मैं एक नंबर का खट्टा नींबू हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मुझे छोड़ दोगी। मुझे मीठा करने की कोशिश करो तो सही, मैं मीठा होने के लिए तैयार हूँ। पर तुम तो मुझे छोड़कर यहाँ आ गई। जाओ, मुझे नहीं तुमसे बात करनी। ये बोलकर अब उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन पंखुड़ी का हाथ नहीं छोड़ा। वहीं उसकी बातें सुनकर पंखुड़ी हंसने लगी थी, लेकिन वो पंखुड़ी नहीं बल्कि पंखुड़ी की मॉम श्वेता जी थी, जो लगातार हैरानी से फ्रांस को देख रही थी और उसकी बातें सुनकर अब उन्हें हंसी आ रही थी। उन्हें नहीं पता था कि फ्रांस पहले भी ग्रोवर मेंशन आया था। जब वो पंखुड़ी के रूम में आई थी तो फ्रांस यहीं था और उसने उसकी और पंखुड़ी की बातें सुनी थी। उन्हें फ्रांस पर इस वक्त सच में हंसी आ रही थी। उनकी हंसी की आवाज़ सुनकर फ्रांस एक बार फिर से बोला, तुम्हें हंसी आ रही है मुझ पर? यहाँ मैं तुम्हारे लिए पागल हुए जा रहा हूँ। बार बार सीढ़ियाँ चढ़कर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी सीढ़ियाँ भी हिल रही थी। तुम उन्हें कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो क्या? अपनी मम्मी को कहना कि अपनी सीढ़ियों को कुछ खिलाए पिलाएं ताकि वो कमजोरी से हिलना बंद करे। और तुम मेरे साथ वापस चलो, हम दोनों राणा मेंशन जाएंगे। आई प्रॉमिस, अब मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा। उसकी बातें सुनते हुए अब श्वेता जी ने हंसना बंद किया और अपना हाथ फ्रांस से खींचने की कोशिश करने लगी। वो समझ चुकी थी कि फ्रांस उन्हें कब से पंखुड़ी समझ रहा है, लेकिन अचानक ही फ्रांस बोला, रोज पीटल, तुम्हारे हाथ इतने मोटे क्यों हो गए? तुम्हारे हाथ तो बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट थे। ऐसा लगता है जैसे किसी छोटी सी बिल्ली के हाथों पर ये हाथ।
कितने अजीब हो गए हैं तुम्हारे याद। कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हें सैलून लेकर चलूँगा और तुम वहाँ पर अपना मैनीक्योर पेडिक्योर करवाना। पक्का यहाँ पर तुम्हारी मम्मा ने तुमसे काम करवाया होगा। पर मैं तुमसे कोई काम नहीं करवाऊँगा, तुम्हारे हाथ एक बार फिर से बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे। ये बोलते हुए वो अब श्वेता जी के हाथों पर झुकने लगा। वो शायद उन हाथों को चूमना चाहता था, लेकिन अब श्वेता जी ने तुरंत अपने हाथों को हटाया और अपने सीने पर अपना हाथ रखकर गहरी सांस लेने लगी। जिस लड़के की उनके सामने ज़ुबान नहीं खुलती थी, अब वो ना जाने उनके सामने क्या क्या बोले जा रहा था। वो धीरे धीरे वहाँ से खिसकने लगी और प्रांस ऊपर बिस्तर पर चढ़ने लगा। श्वेता जी तुरंत वहाँ से हटी। इस वक्त लाइट नहीं जल रही थी, सिर्फ डीम लाइट थी, तो शायद प्रांस को दिख नहीं रहा था कि कोई बिस्तर से हट रहा है। उसे अब एक बार फिर से बिस्तर पर लेटी हुई पंखुड़ी नजर आई तो वो गुस्से से बोला, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? पहले मुझे राणा मेंशन में छोड़कर ग्रोवर मेंशन आ गई, अब मैं ग्रोवर मेंशन में आया हूँ तो तुम यहाँ से भी जा रही हो। अब और कहाँ जाओगी रोज पीटर? प्लीज़ मेरी बाहों में आ जाओ ना, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। ये बोलते हुए उसने पंखुड़ी को अपनी बाहों में भर लिया। श्वेता जी कुछ ही दूरी पर खड़ी उन दोनों को देख रही थी और अब वो समझ रही थी कि क्यों पंखुड़ी का चेहरा इतना उतरा हुआ है। प्रांस उससे प्यार तो करता है, लेकिन शायद वो इस प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। वो हल्का सा मुस्कुराई और तुरंत रूम से बाहर चली गई। वहीं प्रांस अब पंखुड़ी को अपनी बाहों में भर कर गहरी नींद में सो चुका था। उसे पता भी नहीं चला कि जिसे वो पंखुड़ी समझकर अपना सारा दुखड़ा सुना गया, वो पंखुड़ी नहीं बल्कि उसकी मॉम श्वेता जी थी। पूरी रात प्रांस और पंखुड़ी दोनों एक दूसरे की बाहों में यूं ही सोए रहे। पंखुड़ी गहरी नींद में थी तो उसे भी पता नहीं चला कब प्रांस उसके पास आया और उसने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। और प्रांस तो सच में किसी घोड़े की तरह सोया और अब अगले दिन सुबह तकरीबन 8:30 बजे उसकी आंखें खुली। आंखें खोलते हुए भी उसे प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसके सिर में ज़ोरों से दर्द हो रहा था। उसने ऊपर सीलिंग की तरफ देखा। कुछ अजीब सा महसूस होने पर अब उसने अपनी बगल में देखा जहाँ पंखुड़ी उसके सीने पर सिर रखकर सोई हुई थी और उसे देखते हुए प्रांस की आंखें बड़ी हो गई। अब उसे जाकर रियलाइज़ हुआ कि वो अपने घर राणा मेंशन में नहीं बल्कि ग्रोवर मेंशन में है। पंखुड़ी को देखते हुए फिलहाल तो अब वो राहत की सांस लेने लगा था क्योंकि पंखुड़ी सो रही थी, लेकिन अब उसे पंखुड़ी के उठने से पहले वहाँ से जाना था। उसने अपना हाथ देखा जो पंखुड़ी की कमर पर था और उसके हाथ पर पंखुड़ी ने अपना हाथ रखा हुआ था। उसने अपने होठों को हल्का सा दबाया और फिर अपना हाथ पंखुड़ी के हाथ से निकालने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ खींचा पंखुड़ी कसमसा गई और उसने उसका हाथ और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया। प्रांस ने उसे घूर कर देखा। कुछ पल वो यूं ही टिका रहा। उसने अब कोई भी हलचल नहीं की, लेकिन वो ज़्यादा देर खुद को रोक नहीं सकता था, इसलिए तकरीबन 2-3 मिनट बाद ही उसने दोबारा अपना हाथ पीछे खींचना चाहा तो इस बार पंखुड़ी की नींद खुल गई। पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए प्रांस की तरफ देखा और बोली, मुझे लगा मेरी नींद खुल गई, लेकिन मैं तो अभी भी ख्वाब देख रही हूँ। चलो ठीक है, थोड़ी देर और ये ख्वाब देख लेती हूँ। ये बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रांस उसकी बात सुनकर मुंह पुनाते हुए बोला, एक तो पता नहीं इस लड़की को ख्वाब और हकीकत में फ़र्क समझना कब आएगा। जब देखो इसे मैं ख्वाब लगता रहता हूँ। क्या मैं सच में इसके सामने नहीं आ सकता क्या? उसकी आवाज़ सुनकर पंखुड़ी ने मुस्कुराकर वापस अपनी आंखें खोली और बोली, आप तो बोल भी रहे हैं। अच्छा, जब आप बोल ही रहे हैं तो एक बार बोलिए ना, रोज़ पीटल आई लव यू। ये बोलते हुए वो मुस्कुराई और उसने फिर वापस अपनी आंखें बंद कर ली। प्रांस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। पंखुड़ी को जब काफ़ी देर तक उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी तो वो मुंह बनाते हुए बोली, मुझे पता था आप नहीं बोलेंगे। बोलेंगे भी क्यों? आप बेशक से ख्वाब में हैं, लेकिन है तो वही खट्टे नींबू ना। ये बोलकर वो वापस सोने लगी। तभी प्रांस एकदम से बोला, मेरा नाम प्रांस राणा है, खट्टा नींबू नहीं। अब अगर तुमने मुझे खट्टा नींबू कहा ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जैसे ही उसने धमकी दी, पंखुड़ी ने अब अपनी आंखें खोली और बोली, ख्वाबों में भी अपना एटीट्यूड झाड़ना बंद मत कीजिएगा। प्रांस ने अब उससे अपना हाथ खींचा और बोला, ख्वाब नहीं हकीकत हूँ मैं। अपनी आंखें ढंग से खोलो और देखो मुझे। पर शायद तुम्हें आदत हो गई है ख्वाबों में रहने की। 2 ही जगह है जहाँ पर तुम सबसे ज़्यादा रहती हो, एक ख्वाब और एक गलतफहमी।
ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा तो पंखुड़ी बस उसकी तरफ देखती रह गई। पंखुड़ी को अपनी तरफ देखते हुए देखकर वो एकदम गहरी आवाज़ में बोला, अगर चाहो तो छूकर देख सकती हो मुझे, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कोई ख्वाब हूँ या हकीकत। पंखुड़ी लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, मतलब कल रात को आप वापस आए थे, लेकिन कल तो मेरे साथ मम्मा सो रही थी, तो आप यहाँ पर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस बोला, नशे में था मैं, इसलिए शायद यहाँ पर आ गया, होश में होता तो कभी नहीं आता। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, नशे में आपको मुझ पर प्यार क्यों आता है, होश में क्यों नहीं आता। उसके सवाल पर प्रांस ने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई और बोला, मैंने कहा था ना, तुम सबसे ज़्यादा ख्वाब और गलतफहमी में ही रहती हो। एक बार फिर से तुम्हें गलतफहमी हो गई कि मुझे तुम पर प्यार आया। मुझे तुम पर कोई प्यार नहीं आया, बल्कि गुस्सा था। जिस तरह से कल तुम्हारी मॉम ने मेरी इंसल्ट की, तो शायद मैं गुस्से में उन्हें सुनाने आया था, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई। अब मुझे जाना है। ये बोलकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। पंखुड़ी झट से बोली, आप मम्मा की बातों का बुरा मत मानिए ना, उन्हें शायद गुस्सा था और गुस्से में वो कुछ भी बोल गईं, लेकिन उनका वो मतलब नहीं था। प्रांस एक बार फिर से बोला, मतलब बेशक से कोई भी हो, उन्होंने कहा है ना। चलो, अब जब उन्होंने कह ही दिया है कि मैं अड़ियल हूँ, तो अब मैं उन्हें अड़ियल बनकर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आना तुम्हारी मर्जी थी, तुम्हारा फैसला था, मैंने कुछ भी कहा हो, लेकिन तुम ये जानती हो कि जब मैं गुस्से में होता हूँ तो मेरे गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता। अगर तुम्हें लगता है कि मैं दूसरों की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूँगा, तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊँगा, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो पंखुड़ी ग्रोवर। आज तक प्रांस राणा किसी के सामने नहीं झुका, तो तुम्हारे सामने झुकना तो दूर की बात। तुम आई भी यहाँ पर खुद हो, और अब जब भी तुम वापस राणा मेंशन आओगी तो खुद आओगी। ना मैं तुम्हें लेने आऊँगा, ना ही मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए कहूँगा। तुम्हारी मर्जी होगी, तुम्हें आना होगा तो तुम आ जाना, वरना। ये बोलते हुए वो चुप हो गया, और उसके इस वरना पर तो जैसे पंखुड़ी की हार्ट बीट ही बंद होने लगी। वो प्रांस की तरफ देखती रह गई, और अब प्रांस दरवाजे से बाहर निकल गया। कल वो आया खिड़की से था, लेकिन अब वो दरवाजे से बाहर जा रहा था। बाहर आते हुए वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आया। नीचे मिस्टर ग्रोवर और मिसेस ग्रोवर दोनों बैठे थे। मिसेस ग्रोवर तो जानती थी कि प्रांस अंदर है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जाते हुए वो सबके सामने से जाएगा। अभी तक उन्होंने मिस्टर ग्रोवर को इस बारे में कुछ बताया नहीं था। मिस्टर ग्रोवर ने जब प्रांस को देखा तो वो हैरानी से बोले, प्रांस तुम यहाँ। इसके आगे वो कुछ कहते उससे पहले ही प्रांस बाहर की तरफ बढ़ चुका था और फिर सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। मिस्टर ग्रोवर मिसेस ग्रोवर की तरफ हैरानी से देख रहे थे, वहीं वो अपना सर झुकाकर बोली, मुझे पता था कि प्रांस यहाँ पर है। कल रात को वो आया था, शायद नशे में था। मिस्टर ग्रोवर तुरंत बोले, लेकिन अगर वो वहाँ पर आया था तो अकेले क्यों जा रहा है? क्या वो पंखुड़ी को लेने आया था, या फिर? उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही मिसेस ग्रोवर बोली, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अगर वो पंखुड़ी को लेकर जाना चाहता तो शायद उसे अपने साथ ही लेकर चला जाता, लेकिन वो तो अकेला गया है, और मुझे आपसे और भी कुछ कहना था। मिस्टर ग्रोवर ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा तो मिसेस ग्रोवर ने उन्हें कल रात की बातों के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें एग्जैक्टली तो नहीं बताया कि कल प्रांस ने क्या कहा और क्या नहीं, लेकिन इतना बता दिया कि हाँ, कल उसकी बातों से ये तो साफ पता चलता था कि वो भी पंखुड़ी को प्यार तो करता है। शायद उसे अपने प्यार का रियलाइजेशन नहीं, लेकिन उसके दिल में पंखुड़ी के लिए फीलिंग्स तो है। मिस्टर ग्रोवर गुस्से से बोले, लेकिन फीलिंग्स के साथ तो कुछ नहीं होता है ना श्वेता जी, इंसान को अपनी फीलिंग्स बतानी भी पड़ती है। अगर वो किसी से प्यार करता है तो उसे वो प्यार जताना भी पड़ता है। ये कोई बात नहीं हुई कि हमारी पंखुड़ी बस प्रांस की फीलिंग समझती रहे और वो उसे बात बात पर ह्यूमिलिएट करता रहे। अब तो मैंने भी सोच लिया है कि जब तक प्रांस खुद से पंखुड़ी को लेने नहीं आता, हमसे प्रॉमिस नहीं करता कि वो पंखुड़ी की केयर करेगा, उसे परेशान नहीं करेगा, तब तक मैं अपनी पंखुड़ी को उसके पास भेजूंगा ही नहीं, और ये मेरा लास्ट डिसीज़न है। ये बोलकर मिस्टर ग्रोवर वहाँ से चले गए और मिसेस ग्रोवर उन्हें जाते हुए देखती रह गईं।
एक तरफ अब फ्रांस ने ठान लिया था कि वो पंखुड़ी को लेने नहीं आएगा और दूसरी तरफ मिस्टर ग्रोवर ने सोच लिया था कि वो पंखुड़ी को वापस राणा मैंसन नहीं भेजेंगे। लेकिन कोई पंखुड़ी के बारे में क्यों नहीं सोच रहा था, ये सोचकर मिसेस ग्रोवर को बहुत बुरा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी बिस्तर पर बैठी थी और फ्रांस की बातों के बारे में सोच रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसने फ्रांस की बात मानकर ग्रोवर मैंसन आकर सही किया या फिर गलत। उसके और फ्रांस के बीच तो पहले ही बहुत दूरियां थीं और अब वो दूरियां और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थीं। वहीं उधर राणा मैंसन में फ्रांस की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो गाड़ी से निकलकर सीधा अंदर आया। अंदर हाल में ही सृष्टि रागिनी के साथ बैठी थी और जब उसने फ्रांस को अंदर आते हुए देखा तो एक पल के लिए उसके दिल में उम्मीद हुई कि शायद फ्रांस पंखुड़ी को लेकर आया होगा। लेकिन उसे अकेले आते हुए देख सृष्टि ने ना ही उससे कोई सवाल किया और ना ही अब उसकी तरफ देखा। वो वापस रागिनी से बातों में लग गई और फ्रांस भी मुंह बनाते हुए ऊपर अपने रूम में चला गया। रूम में आते ही उसने क्लोसेट खोला और गुस्से से बोला, समझती क्या है अपने आप को? एक बार नहीं बोल सकती थी क्या कि चलो गलती हो गई मुझसे जो मैं आपको छोड़कर आई और अब मैं आपके साथ वापस जाना चाहती हूँ। इतना पागल नहीं हूँ मैं जो उसके सामने खुद को झुकाऊंगा। मैं क्यों झुकूं? मैंने गुस्से में कहा था। गुस्से में तो इंसान कुछ भी बोलता है। गुस्से में तो मैं ये भी बोल सकता था कि तलाक दे दो मुझे, तो क्या वो तलाक भी दे देती? ठीक है, अगर उसे अपनी जिद पूरी करनी है तो करती रहे। कल तो मैं नशे में उसके पास चला गया, लेकिन अब तो मैं ड्रिंक ही नहीं करूँगा। ना मैं नशे में रहूँगा और ना ही उसके पास जाऊँगा। उसे जो करना है वो करे। ये बोलते हुए उसने अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में जाने के बाद उसने शावर लिया और बिना कपड़े पहने सिर्फ टॉवल में ही वॉशरूम से बाहर आया। बाहर आकर वो अपने कपड़े ढूंढने लगा। उसे लगा शायद वो कपड़े वॉशरूम में लेकर ही नहीं गया और अब वो और भी ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। उसने क्लोजेट से दोबारा अपने कपड़े निकाले और जल्दी से रेडी होकर बाहर आया। वो नीचे आया तो पहले वो यूं ही राणा मैंसन से बाहर जाने लगा, फिर अचानक ही रुका और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए बोला, कोई है क्या जो मुझे ब्रेकफास्ट सर्व करेगा या फिर मैं बिना ब्रेकफास्ट के ही चला जाऊं? तभी कुसुम जी किचन से बाहर आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब मेरी तो उम्र हो गई है, मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता। सर्वेंट खड़ी है ना इतनी सारी, किसी से भी बोल दो, कोई भी तुम्हें ब्रेकफास्ट सर्व कर देगा। फ्रांस गुस्से से बोला, व्हाट डू यू मीन बाई आपकी उम्र हो गई है? अब तक तो आपकी उम्र नहीं हुई थी। बड़ा किटी पार्टी में जाती थी तब आपको नहीं पता चला आपकी उम्र हुई है या नहीं? अब मैंने ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए बोल दिया तो आपकी उम्र हो गई है। और आपको पता है ना, मुझे नहीं पसंद कोई मेरी चीज़ों को हाथ लगाए, तो मैं सर्वेंट के हाथों से सर्व किया खाना कैसे खा सकता हूँ? कुसुम जी तुरंत बोली, तो फिर अपनी माँ को बोलो या फिर अपनी बीवी को। पर अफसोस तुम्हारी बीवी तो है ही नहीं, वो छोड़कर चली गई तुम्हें। तो अब जिसे बोलना है खुद से बोलो, मुझे मत बोलो। और हाँ, मेरी किटी पार्टी के बारे में कुछ मत बोलना। अपना ये एटीट्यूड अपनी बीवी को दिखाना। दादी हूँ मैं तुम्हारी, मेरे सामने ज़ुबान कम ही चलाना। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई और फ्रांस बस उनकी तरफ देखता ही रह गया। वहीं सृष्टि जो अब तक फ्रांस की तरफ देख रही थी, उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। ये जो कुसुम जी इतना कुछ बोल कर गई थी, उनकी चाबी भी सृष्टि ने ही भरी थी। वहीं अब फ्रांस ने पलटकर सृष्टि की तरफ देखा। रागिनी तुरंत वहाँ से उठी। फ्रांस को लगा शायद वो उसे ब्रेकफास्ट सर्व करने आ रही है, लेकिन तभी रागिनी उधर से गुजरते हुए बोली, कल रात मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी, अब दोबारा नींद आ रही है, मैं तो जा रही हूँ सोने। ये बोलकर वो भी अपने रूम में चली गई। फ्रांस ने गुस्से से मुंह बनाया। तभी परीक्षा वहाँ पर आई और फ्रांस की तरफ देखते हुए बोली, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है भाई, मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो भी वहाँ से चली गई। और फिर वहाँ आश्रय आया। आश्रय ने मुस्कुराते हुए फ्रांस की तरफ देखा और बोला, गुड मॉर्निंग ब्रो। ये बोलकर वो डाइनिंग टेबल पर बैठा। फ्रांस चुपचाप उसे देख रहा था। एक सर्वेंट आई और आश्रय को ब्रेकफास्ट सर्व करके साइड हट गई। आश्रय ने ब्रेकफास्ट करना शुरू किया और फ्रांस वहीं पर बैठा बस उसे देखता रहा। कुछ देर बाद वो अपनी जगह से उठा और वहाँ से जाने लगा, लेकिन फिर अचानक ही रुका और फ्रांस की तरफ देखते हुए बोला, वैसे ब्रो, मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन सा फैशन है। आई मीन आपने एक जूता और पहना है
और दूसरा जूता दूसरा। ये फैशन है या फिर आपने गलती से पहना है? ये बोलते हुए उसकी नज़र प्रांस के जूते पर थी। उसने भी अब अपने जूते की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। पता ही नहीं कब वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ गलत जूते पहनकर अपने रूम से बाहर निकल गया। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था और बाकियों को उस पर हंसी। आश्रय को हंसते देख वो गुस्से से बोला, मेरा पैर, मेरा जूता, मेरी मर्जी, हु द हेल आर यू? ये बोलते हुए वो डाइनिंग टेबल से उठा और गुस्से से मुंह बनाते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद आश्रय ने सृष्टि की तरफ देखा और बोला, आपका प्रांशु बेबी तो आजकल ज्वालामुखी बनकर घूम रहा है। बीबी ला दो यार उसकी वापस, कहीं पागल ही ना हो जाए। उसकी बात सुनकर सृष्टि गुस्से से बोली, ज़्यादा बातें मत बनाओ और अपने इस ब्रो से थोड़ी सी सीख ले लो। अगर बीबी छोड़कर चली जाएगी ना तो ऐसी ही ऊट पटांग हरकतें करते फिरोगे, इसलिए पहले ही बीबी का ख्याल रखना। आश्रय ने सृष्टि को घूर कर देखा और बोला, लेकिन मेरी तो कोई बीबी नहीं है और जहाँ तक मुझे अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है मेरी कोई बीबी होगी भी नहीं। ये बोलकर वो जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगा, अचानक ही उसकी आंखों के सामने पंक्ति का चेहरा घूम गया। वहीं प्रांस गुस्से से उबलता हुआ ऑफिस पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, उसका असिस्टेंट बिल्कुल उसके सामने ही जूतों का एक नया जोड़ा लेकर खड़ा था। जब उसने प्रांस के पैर में अलग अलग जूते देखे तो उसकी भी हंसी छूट गई और उसे हंसते हुए देखकर प्रांस के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कोई उस पर हंसे और उसका असिस्टेंट फिलहाल यही काम कर रहा था। उसने जब गुस्से से उसे घूर कर देखा तो उसने तुरंत हंसना बंद कर दिया और जल्दी से बोला, सॉरी सॉरी सर, ये रहे आपके जूते। ये बोलते हुए उसने तुरंत प्रांस के जूते नीचे रख दिए। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर हंसने से ज़्यादा काम पर ध्यान दोगे तो बेहतर होगा। अगर यूं ही हंसते रहे तो हंसते रहने के लिए भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। और तुम जानते हो प्रांस राणा सिर्फ धमकियां नहीं देता। ये बोलते हुए प्रांस के चेहरे पर एक्सप्रेशंस और भी ज़्यादा सर्द हो गए थे। अगले ही पल उसका असिस्टेंट तनुज तुरंत वहां से पीछे की तरफ हट गया। प्रांस गाड़ी से निकला और सीधा अपने केबिन में चला गया और अपना काम करने लगा। तकरीबन 2 से 3 घंटे बीत गए थे लेकिन आज भी उसका ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। वो ना ढंग से कोई मीटिंग अटेंड कर पा रहा था और ना ही अपना कोई काम खत्म कर पा रहा था। तभी उसका दरवाज़ा नॉक हुआ और उसकी दूसरी असिस्टेंट कोयल अंदर आई। वो प्रांस के सामने आकर खड़ी हुई तो प्रांस ने गुस्से में पूछा, क्या है? कोयल तुरंत बोली, वो सर, मिस रीवा जिंदाल आपसे मिलने आई हैं। प्रांस गुस्से से बोला, लेकिन मुझे किसी से नहीं मिलना। कोयल झट से बोली, ठीक है, मैं उन्हें मना कर देती हूँ। मैं उन्हें बोल देती हूँ कि आपका मूड ठीक नहीं है, आप उनसे कल या परसों मीटिंग कर लेंगे। प्रांस को ये बात कहकर कोयल वहाँ से जाने लगी लेकिन अचानक ही प्रांस ने उसे रोका। एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें कैसे पता कि मेरा मूड ख़राब है? मेरा मूड बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। मेरा मूड एकदम परफेक्ट है और कोई मेरा मूड ख़राब कर भी नहीं सकता। इसलिए अपनी बकवास बंद करो और जाओ, जाकर मिस रीवा को मेरे केबिन में भेज दो। कोयल एकदम हैरान रह गई। अभी तो वो रीवा से मिलने पर मना कर रहा था और अब उसे रीवा से मिलना था, लेकिन वो कहाँ प्रांस के सामने अपनी ज़ुबान खोल सकती थी। इसलिए वो तुरंत वहाँ से चली गई। कुछ ही देर बाद केबिन का दरवाज़ा एक बार फिर से खुला और रीवा अंदर आई। वो आकर उसके सामने मुस्कुराते हुए बैठी तो प्रांस तुरंत बोला, मैंने आपको बैठने के लिए तो कहा ही नहीं मिस रीवा। उसकी बात सुनकर रीवा ने हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से उसकी तरफ देखा और बोली, व्हाट डू यू मीन मिस्टर प्रांस राणा? उसकी बात सुनकर प्रांस तुरंत बोला, कुछ नहीं, खैर आप बताइए, आप क्यों आई हैं यहाँ मिस रीवा? रीवा अब हल्का सा मुस्कुराई और बोली, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक प्रोजेक्ट और शुरू करें। मैंने उदयपुर में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी देखी है। अगर हम वहाँ पर अपने होटल की एक ब्रांच खोलते हैं तो हमें बहुत बेनिफिट होगा। तुम तो जानते ही हो उदयपुर एक अच्छी लोकेशन है, वहाँ पर विजिटर भी बहुत होते हैं। ऐसे में हमारा होटल का काम वहाँ पर बहुत अच्छा चलेगा। उसकी बात सुनकर प्रांस व्यंग से मुस्कुराया और बोला, मुझे पता नहीं था लेकिन आपने बता दिया। खैर, आपने मुझे आइडिया दे दिया, अपना प्रपोजल दे दिया। अब इस पर मुझे काम करना है या नहीं ये मैं आपको बता दूंगा। आप जा सकती हैं यहाँ से। उसकी बात पर रीवा गुस्से से बोली, आप हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हैं मिस्टर राणा? मैंने सुना है आपकी बीबी आपको छोड़कर चली गई। शायद इस बार से फ्रस्ट्रेट हैं आप।
लेकिन इस बात पर इतना भी क्या गुस्सा करना, अगर उसे आपके साथ नहीं रहना था तो अच्छी बात है। आपको भी एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना पड़ा जो ज़बरदस्ती आपके साथ रह रहा था। आपके पास और भी बहुत ऑप्शंस होंगे, बहुत लड़कियां हैं जो आपको पसंद करती हैं, आप किसी के लिए भी उनके ड्रीम मैन हो सकते हैं। प्रांस चुपचाप उसकी बकवास सुनता रहा। रीवा कुछ पल उसके जवाब का इंतजार करती रही, लेकिन जब उसे जवाब नहीं मिला तो वो एक बार फिर से बोली, क्या हुआ मिस्टर राणा? आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अगर आप चाहें तो हम दोनों एक दूसरे को डेट। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रांस तुरंत बोला, ये ऑफिस है मिस रीवा, और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वर्क करता हूँ, पर्सनल नहीं, और ना ही किसी की पर्सनल बकवास सुनता हूँ। बेहतर होगा कि आपके पास अगर कोई ऑफिशियल काम है तो हम उस पर डिस्कस करें, अदरवाइज़ आप यहाँ से जा सकती हैं, दरवाज़ा उधर है। उसकी बात सुनकर रीवा को अपनी हद से ज़्यादा इंसल्ट महसूस हो रही थी। आज तक किसी ने उसे इस तरह से अपने केबिन से जाने के लिए नहीं कहा था जिस तरह से प्रांस ने कह दिया था। वो गुस्से से बोली, मैं आपकी बहन की होने वाली ननद हूँ। रोका तो हो ही गया है। आपको नहीं लगता कि आपको मेरे साथ थोड़ा तमीज़ से पेश आना चाहिए मिस्टर राणा? मैं कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं हूँ, रीवा जिंदल हूँ मैं, और रीवा जिंदल क्या है और क्या नहीं ये आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। प्रांस हंसा और बोला, नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। जाते जाते दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। उसकी बात पर अब रीवा का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो अपनी जगह से उठी और बोली, कहीं ऐसा ना हो आपका ये जो एटीट्यूड है इससे हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिश्तों में खटास आ जाए। प्रांस ने अब गहरी नज़रों से उसे देखा और बोला, आज तक मुझे बिजनेस में कभी लॉस नहीं हुआ। मैंने जिस चीज़ को हाथ लगाया है वो सोना हो गई है, और शायद आपको लगेगा कि ये मेरा घमंड है, लेकिन आगे भी प्रांस राणा को कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। और रही बात मेरे पर्सनल रिश्तों की, तो एक बार आप उन्हें हाथ तो लगा कर दिखाइए जिन पर मैं अपनी जान छिड़कता हूँ। अगर मैंने उनके हाथ तोड़कर उनके ही हाथों में नहीं दे दिए तो मैं भी प्रांस राणा नहीं। उसकी बात सुनकर रीवा बस उसकी तरफ देखती रह गई। अब उसने वहाँ से जाना ही बेहतर समझा। वो तुरंत केबिन से बाहर निकली और प्रांस ने अब गुस्से से एक गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की तो अगले ही पल उसकी आंखों के सामने मंखुड़ी का मासूम सा चेहरा घूम गया। वो हंसती मुस्कुराती शिकायत करती हुई, उसकी आंखों में जो शिकायती नज़रें होती थी, उसका वो मुंह बनाना, नाक सिकोड़ना, सब कुछ याद करते हुए प्रांस के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराहट गायब भी हो गई जब उसे रियलाइज़ हुआ कि पंखुड़ी उसे खुद से छोड़कर गई है। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं नहीं आऊँगा तुम्हें लेने, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है तो तुम रखो पंखुड़ी ग्रोवर, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड प्रांस राणा के एटीट्यूड को तोड़ नहीं सकता। ये बोलते हुए उसका लहजा काफ़ी सर्द था। उसने एक बार फिर से काम में मन लगाने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी देर तक वो यूं ही बैठा रहा, और फिर शाम होने पर वो घर के लिए निकल गया। आज उसने सोच लिया था कि वो ड्रिंक नहीं करेगा, इसलिए उसने क्लब की तरफ अपनी गाड़ी भी नहीं घुमाई। पर ना जाने क्यों जैसे उसकी गाड़ी खुद कह रही थी कि क्लब की तरफ तो बेशक से ना जाए, लेकिन एक बार ग्रोवर मेंशन चला जाए। इसलिए तो राणा मेंशन के रास्ते में ग्रोवर मेंशन नहीं आता था, पर प्रांस ने दूसरा रास्ता चुना और उस रास्ते से गया जहां ग्रोवर मेंशन आता था। ग्रोवर मेंशन के बाहर उसने अपनी गाड़ी रोकी और तकरीबन 10 मिनट गाड़ी में बैठा रहा। पता नहीं क्यों उसे उम्मीद थी कि शायद पंखुड़ी कहीं बाहर गई होगी तो वो उसे घर के अंदर जाते दिखाई दे, या फिर वो घर के अंदर होगी तो वो उसे बाहर जाते हुए दिखाई दे। आज प्रांस को उसके मासूम बीबी का दीदार होकर उसके बेचैन दिल को करार मिलेगा, या फिर ऐसे ही बेचैन दिल के साथ ही उसे जाना पड़ेगा? क्या प्रांस अपना एटीट्यूड छोड़कर पंखुड़ी को लेने जाएगा, या फिर पंखुड़ी को बुलाने के लिए कोई बड़ा कांड करने वाला है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आजकल आप लोगों के कमेंट्स और लाइक कम हो गए हैं, ऐसा मत करो यार, बहुत मेहनत लगती है पार्ट बनाने में। उम्मीद करती हूँ आप लोग कहानी को अपना सपोर्ट और प्यार देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।